खुशामदीद। तो आज हम जिस मैच की गहराई में उतर रहे हैं वो वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था। राजकोट में भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे, ये दो कहानियों का टकराव था। एक तरफ केएल राहुल की सेंचुरी जो मतलब मुश्किलात से लड़कर बनाई गई, और दूसरी तरफ डैरिल मिचेल की जो एक बिल्कुल बेखौफ सोच की अक्कासी थी। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। जी, आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। ये मैच सिर्फ रन्स और विकेटों का नहीं था, बल्कि ये हिकमत अमली और दबावों को समझने का एक इम्तिहान था। देखिए, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, जो राजकोट में अक्सर होता है, लेकिन भारतीय कप्तान पहले बैटिंग करना चाहते थे। शायद वो पिच को समझ रहे थे। तो आज की इस गुफ्तगू में हम उन छोटे छोटे लम्हात पर बात करेंगे जहां मैच का पासा पलटा। सही। तो आइए ढायात की इनिंग्स से शुरू करते हैं। भारत की बैटिंग में जो चीज मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो थी शुभमन गिल की शुरुआत। जब बाकी बल्लेबाज जिद्दोजहद कर रहे थे, गिल तो ऐसे खेल रहे थे जैसे वो किसी और ही पिच पर हों। 47 गेंदों पर 51 रन्स, इतने आराम से कैसे खेल रहे थे वो? ये बहुत अहम नुक्ता है, और इसका जवाब ना राजकोट की उस सुर्ख मिट्टी वाली पिच में है। यूं समझें कि ऐसी पिचों पर शुरू के 15-20 ओवर्स में गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह आती है। गेंद नहीं होती है, सख्त होती है। अच्छा। तो इसमें इजाफी उछाल और तेजी होती है। शुभमन गिल ने इसी चीज का पूरा फायदा उठाया। उनकी जो कलाई का इस्तेमाल है ना, वो उन्हें ऐसी पिचों पर बहुत खतरनाक बना देता है। लेकिन फिर जैसे ही गिल आउट हुए, कहानी बिल्कुल बदल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। श्रेयस अय्यर 8 पर, विराट कोहली 23 पर। ये क्या पिच का रवैया था या न्यूजीलैंड के बॉलर्स की कोई खास हिकमत अमली? ये दोनों का मुरक्कब था। देखिए, राजकोट की पिच का ये क्लासिक रवैया है। 20-25 ओवर्स के बाद जब गेंद पुरानी हो जाती है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, तो वो पिच को पकड़ने लगती है। गेंद बल्ले पर रुक कर आती है। तो जो गेंदें गुल के लिए सीधी आ रही थी, वही कोहली और अय्यर के लिए थोड़ा रुक कर आई, और उनकी टाइमिंग खराब हो गई। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने इस तब्दीली को फौरन समझ लिया। उन्होंने अपनी रफ्तार में तब्दीली की, कटर और सुस्त गेंदें ज्यादा इस्तेमाल की, जिसने भारतीय मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल बेबस कर दिया। और इसी अफरा तफरी के बीच में केएल राहुल आए। स्कोर था 118 पर 4। मतलब एक तरफ विकेट बचाने का दबाव, दूसरी तरफ रन रेट को भी देखना था। एक बल्लेबाज ऐसे नाजुक मौके पर अपनी सोच को कैसे मुनज़्ज़म करता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। मेरे ख्याल में राहुल जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी ना, वो दोनों काम एक साथ करते हैं। उनके जहन में एक बड़ा मंसूबा होता है, जैसे 40वें ओवर तक विकेट पर रहना है, लेकिन वो इस पर अमल हर गेंद के हिसाब से करते हैं। उनकी 112 रन्स की इनिंग्स इस बात की मास्टर क्लास थी कि हालात के मुताबिक खुद को कैसे ढाला जाए। उन्होंने इनिंग्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से में उन्होंने सिर्फ विकेट पर टिकने को तरजीह दी, सिंगल्स पर तवज्जो दी, जडेजा के साथ शराकत कायम की। लेकिन यहाँ एक सवाल है। हम राहुल की तारीफ कर रहे हैं और बिल्कुल करनी चाहिए, पर क्या ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने शुरू में कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया, जिसकी वजह से भारत आखिर में 20-25 रन्स कम बना सका? अगर वो थोड़ा और जारहाना होते तो? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है, और कुछ लोग ये जरूर कहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त विकेटें बचाना ज्यादा अहम था। जरा सोचें, अगर राहुल भी 118 के स्कोर पर जारहाना खेलने की कोशिश में आउट हो जाते तो भारत शायद 220 पर ही ऑल आउट हो जाता। थी। एक बार जब उन्होंने 40 ओवर्स तक बैटिंग कर ली, तब उन्होंने इनिंग्स का दूसरा जारहाना हिस्सा शुरू किया, और उनकी सेंचुरी सिर्फ 87 गेंदों पर मुकम्मल हुई, जो दिखाता है कि बाद में उन्होंने कितनी तेजी से रन्स बनाए। तो राहुल की जबरदस्त इनिंग्स की बदौलत भारत ने बोर्ड पर 284 रन्स लगा दिए। एक ऐसा स्कोर जो दिफा करने के काबिल होना चाहिए, और शुरू में ऐसा लगा भी कि बॉलर्स तैयार हैं। डियॉन कॉनवे और हेनरी निकोलस जल्द आउट हो गए। 46 पर 2 विकेटें। इस वक्त तो मैच पूरी तरह भारत की गिरफ्त में लग रहा था, है ना? बिल्कुल। इस मुकाम पर भारत वाज़े तौर पर आगे था। 285 का हदफ हासिल करने के लिए आपको एक बड़ी शराकत की जरूरत होती है, और न्यूजीलैंड अपने 2 अहम बल्लेबाज खो चुका था। लेकिन क्रिकेट में ना, एक शराकत पूरे खेल का नक्शा बदल सकती है, और यहाँ से विल यंग और डैरिल मिचेल ने जो किया, वो इस मैच का फैसला कुन मोड़ था। यहीं पर खेल वाकई दिलचस्प हो जाता है।
ये शराकत सिर्फ रन्स बनाने के बारे में नहीं थी, इसने भारतीय टीम के एतमाद को भी तोड़ा। और इसमें साफ कहूं तो भारतीय फील्डर्स ने भी उनकी भरपूर मदद की। वो जो ड्रॉप कैचेस हुए, खास तौर पर वो एक लम्हा जो सबसे महंगा साबित हुआ, क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? जी, और इस लम्हे को अलग से समझना बहुत जरूरी है। ये 28वां ओवर था, कुलदीप यादव गेंद कर रहे थे। मिचेल सिर्फ 45 रन्स पर थे। उन्होंने एक जारहाना शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई और सीधी फील्डर के हाथों में। सीधी लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में, लेकिन वो उसे पकड़ न सके। ये सिर्फ एक कैच नहीं था, ये मैच का कंट्रोल था। इस एक लम्हे ने न सिर्फ मिचेल को जिंदगी दी, बल्कि इसका एक नफसियाती असर भी हुआ। इसने कुलदीप का रिदम तोड़ दिया और न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम को ये पैगाम दिया कि आज भारत दबाव में है। नस पकड़ी है। ये तकनीक का मसला कम और जहन का ज्यादा है। बैनुल अक़वामी सतह पर हर फील्डर कैच पकड़ना जानता है, लेकिन बड़े मैच के अहम लम्हात में पुरसुकून रहना एक अलग हुनर है। जब आप एक कैच छोड़ते हैं तो इसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। बॉलर का एतमाद कम होता है, कप्तान के मंसूबे मुतासिर होते हैं और मैदान में एक मनफी तवानाई फैल जाती है। और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इसी मनफी तवानाई का फायदा उठाया। विलियम के 87 रन्स पर आउट होने के बाद भी डेरिल मिचेल ने हिम्मत नहीं हारी। वो आखिर तक डटे रहे। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए वही किरदार अदा किया जो राहुल ने भारत के लिए किया था, लेकिन शायद ज्यादा एतमाद के साथ। उन दोनों की इनिंग्स में बुनियादी फर्क क्या था? दोनों ही शानदार सेंचुरियां थीं, लेकिन उनके पीछे की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। राहुल की सेंचुरी बचाव और तामीर नौ की कहानी थी, जबकि मिचेल की सेंचुरी हमला और गलबा की दास्तान थी। चूंकि मिचेल हदफ का ताक़ुब कर रहे थे, उनके सामने एक वाज़ेह मकसद था। उन्हें पता था कि उन्हें किस रफ्तार से रन्स बनाने हैं। उन्होंने कभी भी भारतीय बोलर्स को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और एक दिलचस्प बात यह भी थी कि डेरिल मिचेल ने मैच के बाद कहा कि जब वो बैटिंग के लिए आए तो ड्रेसिंग रूम में कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि उन्हें पिच के रवैये का अंदाजा हो गया था। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ रद्द-ए-अमल में की गई बैटिंग नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था। बिल्कुल। मिचेल ने बताया कि उनका प्लान वाज़ेह था कि कुलदीप यादव को सेटल नहीं होने देना और 40वें ओवर तक मैच को करीब रखना। उन्होंने खास तौर पर कुलदीप को निशाना बनाया, जो भारत के सबसे बड़े हथियार थे। जब आपके पास ऐसी ज़हनी वाज़ेहता होती है तो आप आधा मैच वहीं जीत जाते हैं। आखिर में ग्लेन फिलिप्स ने जिस जारहाना अंदाज में मैच ख़त्म किया, वो दरअसल मिचेल की इनिंग्स से पैदा होने वाले एतमाद की ही अक्कासी थी। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि न्यूजीलैंड ने ये मैच 7 विकेटों से बासानी जीत लिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। भारत में आकर 285 के हदफ का इस तरह ताकुब करना, ये न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ी नफसियाती जीत है। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। ये सिर्फ सीरीज बराबर करने की बात नहीं है। ये कामयाबी न सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम की ज़हनी मजबूती को दिखाती है, बल्कि इसने भारतीय टीम की एक पुरानी कमजोरी को भी एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। और वो है दबाव में फील्डिंग की गलतियां। 284 रन्स का दिफा करते हुए अब डेरिल मिचेल जैसे फॉर्म में मौजूद बल्लेबाज को दूसरा मौका नहीं दे सकते। ये मैच भारत ने अपनी बैटिंग या बॉलिंग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी फील्डिंग की वजह से हारा। वाकई एक नाकाबिले यकीन ताक़ुब, जिसने सीरीज को एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब सबकी नजरें फैसला कुन मैच पर होंगी, जहां सीरीज का फातेह तय होगा। बिल्कुल। और सामाईन के लिए एक आखिरी सोच छोड़े जाती हूँ। अगरचे केएल राहुल और डेरिल मिचेल की सेंचुरियां इस मैच की सबसे बड़ी सुर्खियां हैं, लेकिन क्या इस मैच में असल फर्क उन लम्हात से पड़ा जो नहीं हो सके, यानी वो कैचेस जो पकड़े नहीं गए? ये इस बात पर गौर करने की दावत देता है कि क्रिकेट में या किसी भी खेल में मैच सिर्फ शानदार कारकर्दगी से नहीं जीते जाते, बल्कि अक्सर अहम तरीन गलतियों से बचने से जीते जाते हैं। शायद इस मैच का असल सबक ये है कि बड़े मुकाबलों में हीरो बनने से ज्यादा जरूरी है कि आप विलेन ना बने।